सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आज स्वागत करने क्यों कर रहा हो, इसका रीजन आपको पता होगा। क्योंकि आज डेट है 8 फरवरी 2021। इस डेट से यानी कि आज से हम सेम 4 के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है आईटीबी सेकंड, उसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले सेम थर्ड का जो आईटीबी सब्जेक्ट था, उसका जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अनुसार हमने सब पॉइंट्स को कवर किया है। सब लेक्चर्स हमारे पूरे हो गए थे। मैंने डिक्लेयर भी किया था कि कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था कि हमारा सब सिलेबस जो है थर्ड सेम का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। मगर कुछ दिनों पहले मैंने जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज सेंड किया था, उससे एक दो दिन पहले यूनिवर्सिटी से एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया गया था कि जिस वक्त या जिस दिन आपका एक सिलेबस एक सेम का यदि सिलेबस कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट डे से आप नेक्स्ट सेम का सिलेबस स्टार्ट करो। मीन्स जिस वक्त हमारा थर्ड सेम का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट डे से ही आप फोर्थ सेम का सिलेबस स्टार्ट करो। इससे इस रिलेटेड एक लेटर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ था। तो उसी को बेस रखते हुए मैंने नेक्स्ट डे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज सेंड किया था, जिसमें मैंने लिखा था कि आज से यानी कि मंडे से आपका जो फोर्थ सेम का आईटीबी और आईएफएस का जो सब्जेक्ट मेरे पास है, उसका सिलेबस वाइज लेक्चर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज अपना पहला दिन है। तो फोर्थ सेम के लिए मेरे पास आपके क्लास से दो सब्जेक्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है आईटीबी, और दूसरा जो है आईएफएस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम थर्ड सेम के लिए मेरे पास नहीं था, मगर फोर्थ सेम का जो आईएफएस है वो मेरे पास है। उसको भी हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे क्लासेस को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेने की कोशिश करेंगे, दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड। आप सभी को पता है कि अपने क्लासेस की जो मोडस ऑपरेंडी जो होती है वो कैसे है। सबसे पहले तो आप सब लोग मेरे घड़ी के साथ अपनी घड़ी मैच कर लो, क्योंकि मेरे घड़ी में अभी 1:53 हो चुके हैं। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि हमें टाइम के बारे में सख्त रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हम ऐप यूज करते हैं वो फ्री वर्जन वाला है, और उसमें सिर्फ 40 मिनट हमें मिलते हैं। इस 40 मिनट के अंदर ही हमें अपना लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा, सभी को एडमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पहले दिन से जो हमने मोडस ऑपरेंडी को फॉलो किया था, वही मोडस ऑपरेंडी आज से आने वाले लेक्चर्स के लिए फॉलो करेंगे। क्या थी, जिनको पता नहीं, मैं उनके लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे 40 मिनट का जो लेक्चर होता है जूम ऐप के ऊपर, उस 40 मिनट के लेक्चर को जो टाइम मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया है, उसी टाइम को ही वो लेक्चर जो है या जूम ऐप जो है वो स्टार्ट करता हूं मैं। 1 मिनट कभी भी लेट नहीं होता। मैं उसके लिए बहुत पंक्चुअल होता हूँ। जो टाइम मैं किसी को भी देता हूँ, आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। मुझे जो टाइम मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को देता हूँ, तो मैं अपना काम जो है, जो अपना जो कुछ एक्टिविटी जो होती है, जो मैं टाइम भी से करता हूँ, वो एक्टिविटी या वो काम जो है वो ऑन टाइम करने की कोशिश करता हूँ। 1:45 मीन्स 1:45 को ही मैंने जूम ऐप को स्टार्ट किया था। उसी समय आप सब लोग ज्वाइन हो गए। मगर बाकी लोगों आने वाले दिनों में भी ऐसा क्विक रिस्पांस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ।
जब भी ऑन टाइम जूम ऐप स्टार्ट होगा, मीटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद यानी कि पहले 5 मिनट जो है वो हम वेटिंग टाइम पीरियड के लिए हमने सेव करके रखी है। इन 5 मिनट में जितने भी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं इस मीटिंग में, उन सभी को हम एडमिट कर देंगे, उन सभी को इस मीटिंग में ज्वाइन करके ले लेंगे विद इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट का जो वेटिंग टाइम पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद हमारा जो सेशन है उस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, मीन्स अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद। उसके बाद के जो 35 मिनट है वो सब हम यूटिलाइज करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, अब 35 मिनट से पहले 1 मिनट पहले जब क्लास खत्म हो जाएगा उससे 1 मिनट पहले कुछ इंस्ट्रक्शन यदि देना है तो मैं आपको दे दूंगा। अटेंडेंस जब मुझे रिकॉर्ड करनी है तो मैं उस 1 मिनट में ही कर दूंगा। अटेंडेंस के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने के बाद मैं आपकी एक बार अटेंडेंस लूंगा और क्लास खत्म होने से पहले 1 मिनट पहले मैं आप सभी की अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। जूम मीटिंग में यदि एक ही स्टूडेंट एडमिट होता है तब भी क्लास होगा, और 100 स्टूडेंट एडमिट होते हैं तब भी क्लास होगा। मुझे पता है आप में से सब लोग जो है अभी प्रेजेंट हो वो आप सब लोग रेगुलरली प्रेजेंट होते हो, मगर जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। तो आपको याद ध्यान देने की बात यह है कि जो टाइम डिसाइड किया है क्लास का उसी टाइम पर ज्वाइन होने की कोशिश करना है। पहले 5 मिनट में वेटिंग टाइम पीरियड होता है और 35 मिनट्स हमारा क्लास डिस्कशन होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है बीकॉम सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेम है, फोर्थ सेम का सिलेबस हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। हम सबसे पहले आज हमारा पहला दिन है, इसीलिए सिलेबस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सिलेबस को सबसे पहले समझ लेंगे क्या है इसमें। ओके, तो जो बात हमने इससे पहले की थी, पहले थर्ड सेम के लिए वही बात हम यहाँ पे करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस को डिस्कस करते समय आपको ये भी पता चलेगा कि हमें आने वाले समय में या आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या सीखना है। ओके, तो आपको इस पेपर का जो सब्जेक्ट का टाइटल तो पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले सेम में पार्ट 1 था, टाइटल तो सेम ही था मगर पार्ट 1 था। इस सेम में सेम टाइटल है मगर पार्ट सेकंड है। अब इसमें क्या है, आईटीबी में थोड़ा सा एडवांस, सेकंड पार्ट में हमें एडवांस नॉलेज कलेक्ट करना है इस सब्जेक्ट से। ओके, तो इसका जो सब ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें तो इस सब्जेक्ट को सीखने का या सिखाने का उद्देश्य जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंटिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है या डेटा प्रोसेसिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है उन सभी सॉफ्टवेयर्स को उनका नॉलेज कलेक्ट करना, ये बेस ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होती है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ओके, बीओएस कमेटी कहा जाता है। इस बीओएस कमेटी में ये क्या होता है कि ये जो इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेबस फॉर्म करने का काम करते हैं। अब सिलेबस फॉर्म करते समय, इस सब्जेक्ट का सिलेबस फॉर्म करते समय कुछ ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने रखा जाता है। वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने इनपुट किया है। ये इस सब्जेक्ट का सिलेबस बनाते समय उस मेंबर्स के सामने क्या था कि उनके मन में क्या था कि भाई अपने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंटिंग पैकेज रिलेटेड या अकाउंटिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है या डेटा प्रोसेसिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है उनका बेसिक नॉलेज हम दे देंगे। इसी इसी उद्देश्य से इस सिलेबस को फॉर्म किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि
यहाँ पे मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, हर एक यूनिवर्सिटी के टाइप अलग अलग होते हैं, टाइप के अनुसार उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी चेंज होता है। अब मान लो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेम का जो सिलेबस है, आईटीबी का ही सिलेबस, उनके कंटेंट्स और अपने कंटेंट्स में फर्क है। अब ये क्यों फर्क किया जाता है, इसके बहुत बड़े रीजंस है। उन रीजंस को मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। इसमें क्या है कि आपकी सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल, कंटेंट्स, एनवायरनमेंट, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये सिलेबस को तैयार किया जाता है। मुंबई का एनवायरनमेंट अलग है, वनी का एनवायरनमेंट अलग है, वहां के लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है, वहां के लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, यहाँ के लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, वहां के लोगों की मेंटेलिटी या ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो अलग है, यहाँ की अलग है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सिलेबस को तय किया जाता है, इनका फाउंडिंग किया जाता है। तो छोड़ो ये बातें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे यूनिवर्सिटी ने हमारे अपने क्लास के लिए जो सिलेबस दिया है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस अलग होता है और अपनी यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस अलग होता है। ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस, यदि किसी ने बीकॉम ओपन यूनिवर्सिटी से यदि करता है तो उसका सिलेबस में और अपने सिलेबस में बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो लोग शिक्षा से वंचित है या जिनको एजुकेशन लेने में उनके एज के अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉब्लम आए थे, अगर जिनका एज अभी बढ़ गया मगर जिन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी काम करती है। तो उनके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से, उन स्टूडेंट के हिसाब से वो सिलेबस बनाया जाता है। और आपका जो लेवल होता है, आप कंटिन्यूसली फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आज तक आप कंटिन्यूसली एजुकेशन लेते आ रहे हो, तो उनके लिए सिलेबस की फाउंडिंग अलग होती है। ठीक है, तो जाने दो, हम फोकस करेंगे यूनिट वाइज के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला जो यूनिट हमारा है वो है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका टाइटल है। इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट का नाम जो है वो इंफॉर्मेशन है और दूसरे वाला पार्ट जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन में हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है ये भी देखेंगे। ओके, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में, एक कंपनी में इंफॉर्मेशन का कैसा यूज होता है, संस्था के अंदर कैसा यूज होता है, संस्था के बाहर कैसा यूज होता है, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब इंफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस, ये तो हमने पहले वाले सेम, इससे पहले जो हमने डेटा के बारे में क्लासेस ली थी वहां पे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके दिया था। कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट को, इन दोनों में अंतर क्या है वो भी देख लेंगे। उसके बाद जो यूनिट नंबर सेकंड का जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, जिसका टाइटल हमने दिया है सब टाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका यूज कैसे होता है, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किसी व्यवसाय में, किसी कंपनी में कैसा यूज होता है, उसके अलग अलग फील्ड्स क्या है, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर सेकंड है उसका जो टाइटल है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज, इसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी समझ लेंगे। मींस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या अंतर है। मैनुअल अकाउंटिंग मींस जो हाथ से अकाउंटिंग की जाती थी कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले,
तो उस वो अकाउंटिंग और आज की अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट क्या है, इन सभी बातों के ऊपर हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, जो आप अभी अकाउंटिंग के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो मैन्युअली अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आप जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं वो मैन्युअली कर देते हो। वही प्रॉब्लम अगर आप किसी कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करते हो तो वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो जाएगा। ओके, तो इसमें और भी इसको अलग अलग एंगल से हम डिफर कर सकते हैं, इनमें फर्क कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम पर्टिकुलर इस यूनिट नंबर 2 में। आइए आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इसका जो टाइटल है वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली 9.0 और हायर। यूनिट नंबर 3 जो है वो टोटली आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर बेस है जिसका नाम है टैली। टैली, अब आपको पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो अपने पास सीओसी का कोर्स चलता है टैली का, उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने एडमिशन किया था, मगर अब ये कोरोना के कारण वो क्लासेस कंटिन्यू हो नहीं पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी फिजिकली आप आओगे, आपने जो क्लास ज्वाइन किया था सीओसी का, उसके क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये जो क्लासेस है, इसमें जो टैली है, ये भी क्लासेस आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैंने आपको इससे पहले ही कहा था कि वो सीओसी का क्लास या वो जो कोर्स है, टैली का जो कोर्स है, वो ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। वो यदि कंप्लीट होता था तो ये पूरे यूनिट जो है 3, 4, 5 आपको पढ़ने की या ज्यादा इसको एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं होती थी अगर वो क्लासेस कंटिन्यू होती तो। कोई बात नहीं है, वो क्लासेस भी हम फिर से स्टार्ट करेंगे और ये सिलेबस भी कवर करेंगे। ओके, इसमें यूनिट नंबर 3 में हम स्पेशली टैली का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टैली के फीचर्स देखेंगे, इन कंपनी इन्फो का जो बॉक्स है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। मेन्यू जो होते हैं टैली के, उसके उन मेन्यू के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बाद में गेटवे ऑफ टैली का जो मेन्यू होता है जिसको हम गॉट स्क्रीन कहते हैं, गॉट स्क्रीन को समझ लेंगे, बटन्स बार को समझ लेंगे, स्टेटस बार को समझ लेंगे और कैलकुलेटर को समझ लेंगे। अब ये टोटली सॉफ्टवेयर बेस यूनिट होने के कारण जब हम क्या करेंगे, इसका विथ डेमो एक्सप्लेनेशन करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी सबसे पहले कवर करेंगे और बाद में मैं आपको यहाँ से आपको डेमो शो करूंगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, समझ आ सके। तो यूनिट नंबर 3 में ये बेसिक है, एज थियरी पार्ट है टैली का। उसको कवर करने के बाद हम जाएंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें एग्जैक्ट वर्किंग इन टैली, जिसका टाइटल ही है, टैली में आपको काम करना पड़ेगा, आपको टैली सॉफ्टवेयर हैंडल करना पड़ेगा। टैली सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए, अच्छी तरह से आपको सीखने के लिए इस यूनिट नंबर 4 में अलग अलग पॉइंट्स को दिया गया है। यूनिट नंबर 4 में जो रेड कलर में आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सब पार्ट्स यूनिट नंबर 4 के। तो पहला वाला पार्ट जो है जिसमें कंपनी क्रिएशन, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे किसी एक कंपनी को हम बना सकते हैं, एक से अधिक कंपनी को कैसे बनाना है, उसमें कैसे काम करना है, ये हमें सीखना है। तो पहले वाले पार्ट में कंपनी क्रिएशन में कंपनी अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, कंपनी क्रिएशन कैसे की जाती है, उसके अलग उसमें अलग अलग कौन से फीचर्स होते हैं, किस फीचर्स को ऑन करना है, किस फीचर को ऑफ करना है, इन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे विथ डेमो। ओके, उसके बाद कंपनी क्रिएशन होने के बाद हम ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं, टैली में ग्रुप्स की कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्री डिफाइंड ग्रुप्स कितने होते हैं, किसी एक ग्रुप को, सिंगल ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, उसका अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, उसका डिलीशन कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टैली में कंपनी क्रिएट होने के बाद जो सेकंड एक्टिविटी जो होती है वो ग्रुप क्रिएशन की होती है। ग्रुप क्रिएशन में हम डिटेल में जान लेंगे कि कैसे न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग ग्रुप को कैसे अल्टर करते हैं या किसी एक्स्ट्रा ग्रुप को कैसे डिलीट करते हैं, ये बातें हम देखेंगे।
सेकंड वाले पॉइंट में। यूनिट नंबर 4 का जो थर्ड हमने सेगमेंट किया है यहाँ पे, वो है लेजर। टैली में कंपनी क्रिएट होने के बाद, ग्रुप क्रिएट होने के बाद लेजर्स को क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये क्रिएट नहीं करोगे तो आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकोगे। लेजर्स क्रिएशन में, लेजर्स वाले पार्ट में हम देखेंगे लेजर्स कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको डिस्प्ले कैसे किया जाता है, उसका अल्टरेशन कैसे किया जाता है, और किसी एक एक्स्ट्रा लेजर को कैसे डिलीट किया जाता है, या किसी लेजर की इंफॉर्मेशन को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे मल्टीपल लेजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सिंगल लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी हम इस यूनिट नंबर 4 में जानेंगे। टैली में कंपनी क्रिएट होने के बाद, ग्रुप क्रिएट होने के बाद, लेजर क्रिएट होने के बाद हमें वाउचर्स की तरफ जाना होता है। एग्जैक्ट जिस स्क्रीन के ऊपर हम एंट्री को लोड करते हैं या एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उस स्क्रीन को कहा जाता है वाउचर। अब आपकी एंट्री या आपका जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है, वो किससे रिलेट करता है वो ट्रांजैक्शन, उसके बेस पर ही आपको वाउचर स्क्रीन को सिलेक्ट करना होता है। इसमें स्पेशली वाउचर्स में हम वाउचर्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे, अलग अलग प्रकार के वाउचर्स होते हैं, उन सभी प्रकार भी देखेंगे, वाउचर्स के टाइप्स देखेंगे, हर एक वाउचर के फीचर को जानेंगे, किस वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है वो देख लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स के साथ साथ हम इन्वेंटरी वाउचर्स को भी कवर करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ओके, ये खत्म होने के बाद एग्जैक्ट हम एक्चुअली वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप सभी को पता होगा जिन्होंने सीओसी का कोर्स या टैली का कोर्स जो ज्वाइन किया था, उनको पता होगा कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर के ऊपर एक एग्जांपल आपको प्रेजेंट करके देता था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और आप उसको देखकर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर उसको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग की जो एक्टिविटी है इस यूनिट नंबर 4 में, वो हमें कंप्लीट करनी है। इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंटरी वाउचर्स में किस प्रकार की कैसे एंट्री होती है, डीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है, कौन सा अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट को किस अकाउंट को कितनी डिजिट फिल करनी है, नरेशन कैसे लिखना है। ओके, ये सब बातें हम इस यूनिट नंबर 4 के लास्ट पार्ट में करेंगे। ये एग्जैक्ट वर्किंग होने के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आता है, जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में जो है वो एडवांस टैली रिलेटेड कंटेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। यूनिट नंबर 5 का जो टाइटल है वो है रिपोर्ट्स एंड एडवांस्ड फीचर इन टैली। रिपोर्ट्स को कैसे देखना है और एडवांस टैली के फीचर्स क्या क्या है, इससे रिलेट करने वाले सभी पॉइंट्स हम यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। यूनिट नंबर 5 को हमने 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट है रिपोर्ट्स डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग। रिपोर्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है और उसकी प्रिंटिंग कैसे निकालनी है, ये सीखेंगे। रिपोर्ट्स में सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। उसके साथ P&L अकाउंट को भी देखेंगे। रेशियो एनालिसिस, जो रेशियो एनालिसिस करने के लिए मैन्युअली बहुत टाइम जाता है, मगर एक क्लिक पर आप टैली में रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस को कैसे ऑपरेट करना है वो देखेंगे। स्टॉक समरी को चेक कैसे करना है वो देखेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है, ये भी देखेंगे। डे बुक एंड अकाउंटिंग बुक्स, अलग अलग अकाउंटिंग बुक्स, डे बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उनकी प्रिंटिंग की जाती है, इन सभी बातों के ऊपर हम यूनिट नंबर 5 के पहले वाले पार्ट में करेंगे। उसके बाद जो आता है सेकंड पार्ट, जो यूनिट नंबर 5 का है, वो डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसी एक कंपनी का डेटा अपने कंपनी में इंटर करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। यदि दो कंपनियां, उनका मर्जर होता है, उनका विलीनीकरण होता है, तो एक कंपनी का डेटा उस दूसरी कंपनी में कैसे मर्ज करना है, ये भी जानेंगे। इसमें ओबीसीडी सर्वर क्या होता है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड कनेक्टिविटी क्या होती है, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, अपलोड
बैकअप और रिस्टोर क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बैकअप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि एक दिन का सब काम होता है तो बैकअप कैसे लेना चाहिए, कि कहाँ पे उसको स्टोर करना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब भी बातें हम इस पॉइंट में देखेंगे बैकअप वाले। मान लो कि किसी कारण आपका पूरा डेटा जो है वो आपके कंपनी के अंदर जो आपने रिकॉर्डिंग की थी वो सभी डेटा ये होता है, खराब होता है या डिलीट हो जाता है, तब आपने जो रिस्टोर बैकअप लिया था उसके आधार पर उस सभी डेटा को कैसे फिर से रिस्टोर किया जाता है, उसके लिए किस ऑप्शन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सभी हम जानेंगे डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाले पॉइंट के अंदर। उसके बाद ये सब होने के बाद हम फाइनली जो टैक्स रिलेटेड कंटेंट है टैली में उसको समझ लेने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीडीएस टीसीएस वाले पार्ट है टैक्स का उसको भी हम कवर करेंगे। इसमें स्पेशली जीएसटी कंपटीशन को कवर करेंगे। जीएसटी आपके जो ट्रांजेक्शन है विथ जीएसटी कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। टीडीएस टीसीएस और जीएसटी इन तीन टैक्सेस को हम फोकस करेंगे इस अकाउंटिंग एंट्री रिलेटेड जब हम स्टार्ट करेंगे तब। ओके, ये सब पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास 2 या 2.5 महीने हैं। 2 महीने के अंदर ही हमें ये सब 2 या 3 महीने के अंदर ही ये सब सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो ये बातें तो आपको पता चल गई कि क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है, कौन से पॉइंट्स को हमें सीखना है। एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता होगा कि एग्जाम अब आने वाली जो एग्जाम है वो आपकी एमसीक्यू मेथड से एग्जाम होने वाली है। एमसीक्यू मेथड मींस आपको 40 क्वेश्चंस दी जाएंगे एमसीक्यू की, उसमें से आपको 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चंस को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस बड़ा करेक्ट होंगे उसके 2 गुना आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लो कि 40 मार्क्स का पेपर है, 40 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 40 क्वेश्चंस का एक पेपर है, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। 30 में से आपने 25 क्वेश्चंस करेक्ट छुड़ाए हैं, 5 क्वेश्चंस का आंसर आपने गलत दिया है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे 50 मार्क्स। तो जो आपके अब ये आईटीबी का जो सिलेबस है उसका मार्किंग बाइफरकेशन तो आपको पता है कि 60 मार्क का थ्योरी पेपर होता है और 40 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको 60 मार्क्स के लिए आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 30 में से आपके 30 क्वेश्चंस करेक्ट आने वाले हैं। उसी प्रकार से हम उस उद्देश्य से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। सभी एमसीक्यू का जो पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके अलावा यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। अपनी साइड का जो साउंड है उसको अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। कोई भी प्रश्न हो, ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, लेक्चर्स रिलेटेड, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब सभी के लिए, अब इसके आगे का टाइम जो है वो सभी के लिए आप बोल सकते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभिषेक, अंजलि, इंद्रायणी, जाह्नवी, कार्तिक, मुस्कान, शंतनु, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो बोलो। थर्ड सेम की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिल सकते क्या, बता सकते क्या सर? थर्ड थर्ड सेम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हर एक एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कहा था कि जब अपना थर्ड सेम का सिलेबस कंप्लीट हुआ था तब मैंने कहा था कि आपको एक लिंक भेज दूंगा जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छा, हो जाएगी।
तो वो उस पर मेरा काम चालू है। मुझे ज्यादा समय नहीं मिल रहा है। आपके सिलेबस वाइज एमसीक्यू, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा 30 या 40% काम हो चुका है। टाइम के अभाव के कारण मैं वो सभी यूनिट्स के ऊपर अभी तक एमसीक्यू नहीं निकाल पाया हूँ, मगर आने वाले कुछ दिनों में मैं वो काम कंप्लीट कर दूंगा। एमसीक्यू को क्रिएट करने के बाद मैं अपने खुद होके या अपने पर्सनल एमसीक्यू को तैयार करूंगा, और उसके लिए एक टेस्ट मोज एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में उन सभी एमसीक्यूज को मैं अपलोड करूंगा, और एज एज एक एग्जाम का मॉक टेस्ट जैसे होती है, आपने दी होगी मॉक टेस्ट, ओके, उसके बेस पर ही मैं वो सभी एमसीक्यूज को जनरेट करूंगा। उसकी एक लिंक बनाऊंगा, वो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा। उस लिंक से आप उस टेस्ट में इंटर होना है। आपको एमसीक्यू पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप जो 4 में से ऑप्शंस आपको सही लगता है उसको क्लिक करना है और सबमिट करना है। और उस आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट आते हैं उसका रिजल्ट भी मैं आपको बाय मेल सेंड कर दूंगा। तो ये उस पर काम करना चालू है, थोड़ा सा वेट करो। मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सेंड कर दूंगा। और अभिषेक, अंजलि, इंद्रायणी, जाह्नवी, कार्तिक, मुस्कान, शंतनु, बोलना है किसी को? थर्ड सेम रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम, एग्जाम रिलेटेड कोई प्रश्न? नहीं है? नो सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज का जो सेशन है हमारा यहाँ पे ही हम स्टॉप करेंगे। कल के क्लास का जो टाइम है और लिंक जो है मैं वो कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का क्लास। आज जस्ट हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था। आने वाले समय में जो टाइम लिमिट हमारे पास है उस टाइम लिमिट के अंदर हमें सब सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो कंटिन्यू रहिएगा क्लास में, क्योंकि यदि एक भी स्टूडेंट इंटर्ड होता है इस मीटिंग में फिर भी क्लास होगा। 100 स्टूडेंट अगर इंटर्ड होते हैं फिर भी क्लास होगा। ओके, ऑन टाइम, टाइम के बारे में पंक्चुअल रहेगा, क्योंकि टाइम जिस टाइम में हमने क्लास स्टार्ट करने का डिसाइड किया है उसी टाइम को हम क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 5 मिनट का अपना वेटिंग टाइम पीरियड है, वो खत्म होने के बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक मैसेज आया, देखता हूँ क्या है वो, क्या लिखा है ये। यहाँ पर टेक्स्ट का प्रॉब्लम आया है, कोई बात नहीं। चलिए, आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, कल फिर मिलेंगे।